अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं बरह रास्त बाहर निकलने की बजाय हुमायूं के मकबरे के अंदर आ गया। चांद गैर मुल्की सियाह वहाँ पहले से खड़े तस्वीरें ले रहे थे। मकबरे के वसी और इस दलान का एक चक्कर लगाने के बाद मैं चबूतरे की सीढ़ियाँ उतरकर पार्किंग लॉट में आ गया। रक्षा लेकर उस डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचा जिसके पार्किंग लॉट में मेरी अपनी गाड़ी खड़ी थी। डिपार्टमेंटल स्टोर में दाखिल होकर मैंने एक जगह से टूथपेस्ट और साबुन की 2 टिकियाँ और चाय का एक पैकेट उठाया, काउंटर पर आया, उसकी अदायगी की और मरकजी दरवाजे से बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैं ये ज़ाहिर करना चाहता था कि स्टोर से कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद कर आ रहा हूँ। मैं घर पर नेपाली नौकर से भी यही कह कर गया था कि कुछ चीज़ें खरीदने जा रहा हूँ। बंगले में पहुंचकर मैंने सिगार गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर ही रख दिए, गाड़ी के दरवाजे लॉक किए और चाबी घुमाता हुआ चीज़ें हाथ में थामे बरामदे में आ गया। मेरा नेपाली चौकीदार गेट के पास ही खड़ा था। मैंने नौकरानी के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो खाना तैयार करके चली गई है। मैंने सिगार डैशबोर्ड में इसलिए रहने दिए थे कि घर में पहले से कोई मेहमान न बैठा हो। मुझे हर वक्त अकाबी आंखों वाले अपने चीफ मिस्टर तिवाड़ी का ही खतरा लगा रहता था। वो किसी भी वक्त कोई बहाना बनाकर मेरे मकान पर आ सकता था। इसमें शुबह की गुंजाइश नहीं थी कि वो खुद मेरी सुराग रसानी कर रहा है। मेरा दिल कह रहा था कि उसने मेरे अगवा के ड्रामे पर यकीन नहीं किया था। मैं भी उसकी तरफ से बेहद मोहतात था। इसी एहतियात की वजह से मैं सिगार अपने साथ ड्राइंग रूम में नहीं लाया था। जब मैंने देखा कि बंगले में कोई नहीं है तो मैंने लिफाफा मेज़ पर रखा और वापस बरामदे से होता हुआ गाड़ी के पास गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर सीट पर झुककर डैशबोर्ड में से सिगार निकाल कर उन्हें अपनी बास्केट की जेब में रखा और सीधा बेडरूम में चला आया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने सिगारों का जायजा लिया। उनका रंग निस्वारी था, साइज आम सिगरेट से थोड़ा सा बड़ा था। हर सिगार में सरीउल असर जहर पोटाशियम साइनाइड महलूल की शिकल में भरा हुआ था। सिगार सुलगाकर सिर्फ 3 कश लगने के बाद उसका रुख दुश्मन की तरफ करके सिगार को दरमियान से ज़रा सा दबाना पड़ता था। सिगार के अंदर से साइनाइड की नज़र न आने वाली हल्की मगर तेज़ फुहार निकलकर दुश्मन के जिस्म पर गिरती थी और वो आनन फनन यूँ गिरकर मर जाता जैसे उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह किसी तौर पर भी साबित नहीं होता था कि इस शख्स को किसी जहर की मदद से हलाक किया गया है। अच्छी तरह जायजा लेने के बाद सिगार मैंने सोफे के अंदर खिला में छुपा दिया, जहाँ से मैं उन्हें फौरी तौर पर हासिल भी कर सकता था और किसी को इस खुफिया जगह के बारे में शुबा भी न होता। अगले रोज़ दफ्तर जाते हुए मैंने रास्ते से सिगारों का एक पैकेट खरीद लिया। मैं अपने दफ्तर वालों पर यह जाहिर करना चाहता था कि अब मैंने सिगरेट छोड़कर सिगार पीने शुरू कर दिए हैं। मैंने कसदन ऐसे सिगार खरीदे थे जिनका साइज भी जहरीले सिगारों जितना था और उनके पीछे फिल्टर भी लगा था। दफ्तर में इजलास के वक्त इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में सेक्रेटरी नंबर 2 विश्राम सुपरिटेंडेंट और दफ्तर के कुछ दूसरे जिम्मेदार अफसरान भी मौजूद थे। मैंने जेब से सिगारों का पैकेट निकाल कर मेज़ पर रखा तो तिवाड़ी ने ताज्जुब से मेरी तरफ देखा। क्या तुमने सिगार पीने शुरू कर दिए हैं कैप्टन मेहता? मिस्टर तिवाड़ी भी सिगार पिया करता था। मैंने उसकी तरफ सिगार का पैकेट बढ़ाते हुए कहा, सर, मैंने एक मजमून पढ़ा है जिसमें लिखा है कि सिगार अच्छा होता है और सिगरेट की निस्बत बहुत कम नुकसान पहुंचाता है। आप शौक कीजिए। मिस्टर तिवाड़ी ने अपना मोटा सिगार लकड़ी के बक्से से निकालते हुए कहा, थैंक यू, मैं अपना ब्रांड ही पीऊँगा। सेक्रेटरी विश्राम बोला, सिगार का वैसे एक फ़ायदा ज़रूर है कि उसके साथ कागज़ का धुआं फेफड़ों में नहीं जाता। मिस्टर तिवाड़ी सिगार का कश लगाकर बोले, विश्राम साहब, जहर जहर ही होता है, थोड़ा हो या ज़्यादा। तंबाकू हर हालत में नुकसान पहुंचाता है। बात से एक आदत सी पड़ गई है। फिर उसने फाइल खोलते हुए इजलास की बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी। यह मीटिंग हफ्ते में एक बार हमारे इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में होती थी, जिसमें गुज़श्ता हफ्ते की कारकर्दगी का जायजा लिया जाता और आइंदा के अहम मसाइल के बारे में ब्रीफिंग दी जाती थी। मैं सिगार के हल्के हल्के कश लगा रहा था। सिगार की मुझे आदत नहीं थी। कई बार मैं खांसा तो मिस्टर तिवाड़ी ने मेरी तरफ देखकर कहा, कैप्टन मेहता, इसे कम ही पिया करो। मैंने सिगार बुझाकर स्ट्रे में रख दिया। इजलास के बाद मैं अपने कमरे में बैठा फाइलों से निमट रहा था कि सजादा का टेलीफोन आ गया। जब से मैं डाकू के चुंगल से फरार होकर वापस आया था, सजादा मुझे सुबह के वक्त दफ्तर फ़ोन करके मेरी खरिया ज़रूर दरियाफ्त कर लिया करती थी। डेयर, आज शाम तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने एक फाइल पर दस्तखत करके उसे बंद करते हुए कहा, आज शाम शायद मैं देर से घर पहुंचूं क्योंकि दफ्तर में एक ज़रूरी सरकारी इजलास है।
आज शाम तो मुझे लाल किले के अजैब घर जाना था। मैं सजाता को कैसे वक्त दे सकता था। सजाता कुछ नाउमीद सी होकर बोली, कब तक वापस आ जाओगे? आज मेरा दिल चाह रहा है कि हम कोई फिल्म देखें। मैंने पूरा हिसाब लगाते हुए कहा, मीटिंग शायद रात 10 बजे तक जारी रहे। ऐसा करो, कल का प्रोग्राम बना लो। सजाता ने बादल नखास्ता होकर कहा और फ़ोन बंद कर दिया। ये अच्छी बात हुई थी कि सजाता मेरी शाम की मसरूफियात से आगाह हो गई थी, वरना मुमकिन था कि वो तीसरे पैर दफ्तर से निकलकर सीधी मेरे बंगले पर आ जाती, जबकि मैं लाल किले में जाने की तैयारी कर रहा होता। दफ्तर से मैं ठीक वक्त पर छुट्टी करके बंगले पर वापस आ गया। मुंह हाथ धोकर एक प्याली चाय पी, खद्दर का जोड़ा पहना, कांधे पर शाल रखी, माथे पर तिलक लगाया और गाड़ी में बैठकर लाल किले की तरफ रवाना हो गया। अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था। लाल किले के बाहर सैर व सियाहत करने वालों की बड़ी रौनक थी। मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और टिकट खरीद कर लाल किले की बुलंद महराबी डेवड़ी में से गुजरकर उस बाजार में आ गया जो किले के अंदर बना हुआ है। यहाँ दुकानों पर भी औरतों की काफ़ी भीड़ थी और लोग मुख्तलिफ अशिया खरीद रहे थे। मैं लाल किले में कई बार आ चुका था और उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। जो लोग इस किले से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे कि बाज़ार ख़त्म होता है तो सामने सरसब्ज़ तख्ते आ जाते हैं, जहाँ जगह जगह सरोवर आम के दरख्तों के झुंड हैं। उस झुंड में बाएं जाने मोती मस्जिद है। संगे मरमर की यह खूबसूरत छोटी सी मस्जिद बेगमात की नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई थी। उसके सामने एक जाने ऊंचे तख्ते पर दीवान आम है, जहाँ अकबर बादशाह का तख्त रखा हुआ है। संगे मरमर का यह तख्ता बिल्कुल खाली और बगैर हीरे जवाहरात के है। यहाँ मुगल बादशाह दरबार लगाया करते थे। उसकी दूसरी जानब दारू का एक तख्ता नीचे उतरे तो दीवान खास आ जाता है। उस दीवान के पहलू में एक कुशादा कमरा है जिसे अंग्रेज़ों ने अजैब घर में तब्दील कर दिया था। उस अजैब घर में मुगल बादशाहों के मलबूसात के अलावा जो ख़ास चीज़ देखने से ताल्लुक़ रखती है वो जंग आज़ादी की हाथ से बनी हुई तस्वीरें हैं। यह बड़ी बड़ी तस्वीरें सियाह कलम के साथ बनाई गई हैं। उनमें मुजाहिदीन आज़ादी को अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करते दिखाया गया है। हर तस्वीर के नीचे उसकी पूरी तफसील दर्ज हुई है। मुझे अंग्रेज़ों की अपनी मर्ज़ी से बनी हुई इन तस्वीरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर इसके बावजूद मैं एक एक तस्वीर को बड़े गौर और दिलचस्पी से देख रहा था। मैं यही ज़ाहिर करना चाहता था कि मैं इन नादिर अशिया को देखने के लिए ही लाल किले में आया हूँ, लेकिन हकीकत यह थी कि मैं अजैब घर वाले उस कुशादा कमरे में घूम फिर कर उस ज़ेने की तलाश में था जो तय खाने की तरफ जाता था, लेकिन मुझे वो ज़ेना कहीं दिखाई ना दिया। जाहिर है वो खुफिया तय खाना था और उसका दरवाज़ा भी खुफिया ही होगा। अजैब घर के दो दरवाजे थे। एक दरवाजे से लोग आते थे और तस्वीरें नवादरात और दूसरी चीज़ें देखने के बाद दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते थे। दोनों दरवाज़ों पर अजैब घर के मुहाफ़िज़ अपनी मखसूस सुर्ख पटके वाली वर्दियों में मलबूस मौजूद थे। यहाँ भी कोई मुस्लिम सिपाही नहीं था। तस्वीरें वगैरह देखने के बहाने मेरी अकाबी निगाहों ने अजैब घर के हाल कमरे का तफसील के साथ जायजा लिया। वहाँ मेरे अंदाजे के मुताबिक किसी खुफिया दरवाजे का इम्कान कम था। दीवारों के साथ शीशे के फ्रेम वाली ऊंची ऊंची अलमारियाँ लगी थीं। उन अलमारियों के पीछे खुफिया तय खाने के दरवाजे का होना अजीब बात थी। इतनी भारी भरकम अलमारियों को बार बार हटाकर नीचे जाना तकलीफ दा अमल था। यकीनी तौर पर यह खुफिया दरवाज़ा हाल के बाहर किसी पोशीदा जगह पर होगा। यह सोचकर मैं अजैब घर के हाल कमरे से निकलकर बाग में आ गया। सब्जे में कुछ औरतें अपने बच्चों के साथ बैठी थीं। मैंने भी एक फेरी वाले से चने खरीदे और उन्हें मज़े से तफरीह के मूड में खाने लगा। हकीकत में मैं अजैब घर की अकबी दीवार का जायजा ले रहा था, जिसके करवे में दो मुसल्लह फौजी लकड़ी के खोखे पर आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे से बातें करते हुए सिगरेट पी रहे थे। उनकी बरीन गन्ने उनके घुटनों पर पड़ी थीं। वो मुझसे बमुश्किल 100 कदम के फासले पर होंगे, इसलिए मुझे उनकी गुफ्तगू सही सुनाई दे रही थी। जिस जगह वो बैठे थे वहाँ मुझे एक तंग सा मेहराबी दरवाज़ा नजर आया जो गलबन बंद था। मुझे शक हुआ कि शायद यही वो दरवाज़ा है जो नीचे तहखाने को जाता है। मैं चने खाता हुआ उठा और दीवान खास की तरफ निकल गया। दीवान के अंदर जाने की बजाय मैं फवारों वाली रोज पर से होता हुआ अजैब घर के अकम दरख्तों के झुंड की तरफ आ गया। यहाँ पहली बार मुझे एक फौजी टेंट लगा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाहर कुछ फौजी एल्युमिनियम के गिलास में चाय पी रहे थे। मैं उनके करीब से गुजरा तो एक फौजी जो शिकल सूरत से डोगरा लग रहा था मेरी तरफ देखकर बोला, किधर जा रहे हो लाला जी? मैंने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। महाराज किले की सैर कर रहा हूँ, जाना तो कहीं नहीं। उनमें एक सिख फौजी भी था। उसने तनख लहजे में कहा, दूसरी तरफ जाओ। दूसरी तरफ है।
मैंने हाथ जोड़कर बड़ी मस्किनी से दांत निकालते हुए कहा, अच्छा महाराज। मैं तेजी से दूसरी तरफ यानी दीवान खास की तरफ चल दिया। इसी दौरान मैंने देख लिया कि वहां से चंद कदमों के फासले पर एक छोटा सा महराबी दरवाज़ा वाक़ था, जिसके बाहर दो मुसल्लह फौजी सिगरेट पी रहे थे। दरवाजे के दोनों लकड़ी के मजबूत पट बंद थे। उस पर ताला पड़ा था। यह दरवाज़ा किले के दूसरे दरवाजों से छोटा था, इसलिए इस अमर में शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि यही वो खुफिया दरवाज़ा था जहाँ से नीचे तय खाने को रास्ता जाता था। लेकिन इसकी तस्दीक बहुत ज़रूरी थी। मैं ऊपर से होता हुआ उस तरफ आ गया जिधर शाही हमाम वाक़ थे। ये जगह एक ऊंचे तख्ते पर थी। असल में मैं अजैब घर की एक भी दीवार के उस कोने का जायजा ले रहा था जिसके सामने के रुख पर बंद दरवाजे पर मुसल्लम मुहाफिज बैठे थे। गौर से देखने पर वहाँ मुझे दीवार में ज़मीन के साथ मिला हुआ रोशनदान नजर आया, जिस पर लोहे की सलाखें लगी थीं। अगर वाकई नीचे तहखाना था तो ये उस तहखाने का रोशनदान था जहाँ से रोशनी और ताज़ा हवा तहखाने में जाती थी। मैंने सारे नक्शे को जहन में अच्छी तरह से नक्श कर लिया और टहलता टहलता शाही हमामों के छोटे छोटे संगे मरमर के सतून वाले दलान में आ गया। सूरज कले की महराबी फसील के पीछे डूब कर सुर्ख हो गया था और शाम के मलक जैसा अंधेरों में उतरना शुरू हो गए थे। दलान से उतरकर कुछ फासले पर से गुजरते हुए मैंने एक बार फिर दरख्तों के झुंड के पास लगे फौजी खेमे की तरफ देखा। मुझे यकीन था कि अजैब घर वाले खुफिया तहखाने का दरवाज़ा इसके आसपास वाक़ है। इसके बावजूद ज़रूरत इस बात की थी कि इसकी पहले तस्दीक कर ली जाए। तस्दीक का मरला भी इतना सहल नहीं था। मैं खुद किसी फौजी या इंटेलिजेंस के किसी अफसर से खुफिया तहखाने के बारे में नहीं पूछ सकता था। सब लोग मेरे रुतबे और मेरी शिकल से वाकिफ थे। अगर मैं किसी से दरियाफ्त करता तो बात मिस्टर तिवारी तक पहुंच सकती थी और हमारे मिशन के रास्ते में नाकाबिल यकीन दुश्वारियां खड़ी हो सकती थीं। इतना मुझे मालूम था कि हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का ताल्लुक खसूसियत के साथ वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी और मरकज़ी हुकूमत की बाज़ अहम दस्तावेज़ों से है। इसलिए लाल किले के तहखाने में रखे हुए चाणक्य प्लान से मुतल्लिक हमारे ऑफिस रिकॉर्ड में कोई न कोई फाइल ज़रूर मौजूद होगी। दफ्तर के खुफिया रिकॉर्ड रूम में बाज़ ऐसे और उससे मुतल्लिका फ़ाइल रखे जाते थे जिनका ताल्लुक भारत की दिफाई पॉलिसी से था। रिकॉर्ड रूम की एक चाबी मिस्टर तिवारी के पास है और दूसरी चाबी वजारत दिफा के सेक्रेटरी मिस्टर आहूजा के पास होती थी। मैं उन दोनों में से किसी एक से भी रिकॉर्ड रूम की चाबी हासिल करने की पोजीशन में नहीं था। मुझे उन दोनों के नोटिस में लाए बगैर रिकॉर्ड रूम में घुसकर यह तस्दीक करनी थी कि चाणक्य प्लान जिस खुफिया तहखाने में रखा गया है उसका दरवाज़ा अजैब घर की अगबी दीवार में ही वाक़ है। इतना मुझे मालूम था कि इस किस्म के खुफिया फाइलों में पूरी तफसील दर्ज होती है, अगरचे वह कोड में होती है, लेकिन मैं अपने महकमे के कोड से वाकिफ था। चुनाचे मैंने अपने तौर पर रिकॉर्ड रूम जाकर चाणक्य प्लान की फाइल चेक करने का फैसला कर लिया। यह इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर मैं जान हथेली पर रखकर हर किस्म की रुकावटों को पार करता हुआ किसी तरह तहखाने में पहुंच जाता हूँ तो मुझे नाउमीदी ना हो। मैं चाहता था कि यह पहले से ही मालूम हो जाए कि चाणक्य प्लान तहखाने की किस अलमारी में रखा गया है, क्योंकि ज़ाहिर है तहखाने में उतरने के बाद मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा कि मैं तहखाने की सारी अलमारियों के ताले खोल कर उनकी एक एक फाइल की पड़ताल करूं। हमारे दफ्तर का सीक्रेट रिकॉर्ड रूम पहली मंजिल में वाक़ था। मेरे और मेरे बास तिवारी के कमरे के दरमियान बरामदे में एक सीढ़ी बल खाती हुई तहखाने में उतरती थी, जहाँ एक तरफ वाला स्टाफ के बाथरूम थे और दूसरी जानब रिकॉर्ड रूम का दरवाज़ा था जिस पर ताला लगा रहता था। मैंने उस रिकॉर्ड रूम के मकफल दरवाजे को कई बार देखा था, मगर उसके अंदर जाने का आज तक इत्तेफाक नहीं हुआ था। दूसरे रोज़ मैंने अपने दफ्तर से उठकर बाथरूम में दाखिल होते हुए रिकॉर्ड रूम के ताले को गौर से देखा। यह छोटा मगर बड़ा मजबूत ताला था। अगरचे मेरा बाथरूम मेरे कमरे के साथ ही मुल्हक था, फिर भी कभी कभी ऑफिसर्स भी नीचे वाले बाथरूम में चले जाया करते थे। सीक्रेट रिकॉर्ड रूम को खोलने के लिए चाबी की अशद ज़रूरत थी। मैं उसे तोड़कर दफ्तर में शक की फिजा पैदा नहीं करना चाहता था। आखिर मैंने एक तरकीब ढूंढ निकाली। उससे अगले रोज़ जब मैं घर से दफ्तर की तरफ चला तो मेरी जेब में कागज़ में लिपटा हुआ गूंदे हुए आटे का एक छोटा सा गोला भी था। दफ्तर में देर तक अपने कामकाज में मसरूफ़ रहा। दोपहर के बाद जब सारा स्टाफ लंच में मसरूफ़ था, मैं मौका पाकर नीचे बाथरूम वाले तहखाने में उतर गया। मैंने बाथरूम में हाथ धोते हुए देख लिया था कि वहाँ मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। बरामदे में भी किसी के कदमों की चाप तक सुनाई नहीं दे रही थी। मैं लपेकर सीक्रेट रिकॉर्ड रूम के दरवाजे पर आया। जेब से गूंदा हुआ आटा निकाल कर ताले के ऊपर रखकर ऐसा से दबाया। ताले की कुंजी वाली जगह का निशान आटे पर पूरे का पूरा आ गया।
मैंने बड़ी एहतियात से आटे के पिचके हुए गोले को वापस अपनी जेब में रखा और बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोने लगा। फिर तौलिए से मुंह पूंछा और सिगार सुलगाकर गुनगुनाता हुआ ऊपर आ गया। सीढ़ियों पर मुझे विश्राम आता दिखाई दिया। वो मेरी तरफ देखकर जरा सा मुस्कुराया। मैं भी नीचे वाले बाथरूम जा रहा हूँ। मेरे बाथरूम में पानी गदला रहा है। मैंने बालों में छोटी सी कंघी फेरते हुए कहा, मेरे बाथरूम में तो पानी बिल्कुल साफ आ रहा है मिस्टर विश्राम। लेकिन मैं जल्दी में था, इसलिए नीचे वाले बाथरूम में चला गया। मैं ये कहकर विश्राम के शक को पुख्ता नहीं करना चाहता था कि मेरे बाथरूम में भी गदला पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे मालूम था कि ऐसी बात नहीं है और विश्राम ने महज बहाना बनाया है। मैं बालों को संवारता मुंह में सिगार दबाया अपने कमरे में आ गया। मुझे सिर्फ यही एक खतरा था कि ताले का निशान लेते वक्त कहीं चाबी वाली जगह से गीला आटा चिमटा हुआ ना रह गया हो। उसी रोज़ पुशाली से भी दिल्ली की हार्डिंग लाइब्रेरी में मुझे मिलना था। वो वहां पहुंच चुकी थी। वापस बंगले पर आकर मैंने गीले आटे के छोटे से सांचे को आग के सामने रखकर सख्त किया और फिर उसमें थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस भर दिया। जब आटा उखड़ा हुआ नीचे प्लास्टर ऑफ पेरिस ताले की शिकल इख्तियार कर चुका था, उसमें चाबी का सुराग पूरी तरह नुमाया था। मैंने उस छोटे से सांचे को रात के वक्त किचन की दो छत्ती पर कारण फ्लैग के खाली डब्बों के पीछे छुपा कर रख दिया। मैं खुद उस साले की चाबी बनवाने नहीं जाना चाहता था। यह काम मैं पोशाली से लेना चाहता था। सुबह मैंने दफ्तर फ़ोन कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लंच के बाद दफ्तर आऊँगा। फ़ोन मैंने 9 बजे किया था। इसके साथ ही मैं गाड़ी निकाल कर हार्डिंग लाइब्रेरी की तरफ रवाना हो गया। हार्डिंग लाइब्रेरी दिल्ली स्टेशन के सामने एक पुरखिज़ा बाग में वाक़ है। उसकी इमारत कदीम अंग्रेज़ों के वक्त की है। एक बुलंद छत वाले खुलेहार कमरे में सतूनों के दरमियान जगह जगह चमकीले मेज रखे हैं, जहाँ बैठकर लोग रिसर्च वगैरह का काम करते हैं। मैं उस लाइब्रेरी के हाल में आ गया, जहाँ हल्का हल्का खूना का अंधेरा और गहरी खामोशी छई हुई थी। लाइब्रेरी के काउंटर पर छोटी सी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक उधेड़ उम्र आदमी किताबों के इंदराज में मसरूफ़ था। मैं उसके करीब से गुजरकर दूसरे हिस्से की तरफ आ गया। यहाँ मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जिसके सुनहरे बाल लड़कों की तरह तराशे हुए थे। उसने हल्के कलर का स्कर्ट और सफ़ेद कलर की कमीज पहन रखी थी। मैं पोशाली को पहचानने में कैसे गलती कर सकता था, अगरचे उसकी पुश्त मेरी तरफ थी और वो एक अलमारी खोले उसमें किताबें लगा रही थी, मगर मैंने उसे फ़ौरन पहचान लिया। कोलंबो वाला एजेंट ने मुझे कहा था कि पोशाली के बाल बॉय कट होंगे। मैंने उसके करीब जाकर आहिस्ता से कहा, पोशाली। पोशाली ने चौंक कर गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और ज़रा सा मुस्कुराकर धीमी आवाज़ में कहा, यहाँ मेरा नाम नवमी है। उसकी आंखें अब नीली नहीं रही थीं, उनमें सियाह कॉन्टैक्ट लेंस लगने से स्याही मैल हो गई थीं। उसने अलमारी बंद करके ताला लगाया और मेरे करीब से गुजरते हुए बोली, इधर तशरीफ़ लाइए, आपकी किताब गलबन इस अलमारी में होगी। वो मुझे कोने वाली अलमारी के पास ले गई, यहाँ हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। पोशाली ने अलमारी खोली और किताबों को निकाल निकाल कर रखते हुए धीमी आवाज़ में बोली, मैं यहाँ शिवाजी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 14 में रहती हूँ। वैसे तुम मुझे वहाँ मिलने मत आना, मुझे 3 बजे छुट्टी हो जाएगी। मैं कल यहाँ से सीधा मैटनी शो देखने कैलाश शर्मा में जाऊँगी। तुम मुझे कैलाश शर्मा की गैलरी में मिलना। फिर एक किताब मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, सर बस ये एक ही कापी हमारे पास महफूज है, अफसोस कि हम इसे जारी नहीं कर सकते। आप यहाँ बैठकर इसके नोटिस ले सकते हैं। एक आदमी अलमारी में लगी किताबों को देखता हुआ हमारे करीब पहुँच कर रुक गया था। यह जुमला पोशाली ने उसकी वजह से मुझे कहा था। मैंने किताब वापस करते हुए कहा, ठीक है मैडम, मैं कल किसी वक्त आकर इसके नोटिस ले लूँगा, शुक्रिया। और मैं लाइब्रेरी के अलमारी के करीब से गुजरता हुआ दरवाजे की तरफ चल पड़ा। पोशाली के दिल्ली पहुंचने की मुझे बड़ी खुशी हुई थी, अगरचे अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकती थी कि वो मेरे मिशन में मेरी किस तरह मदद कर सकेगी। इसके बावजूद उसके आने से मुझे काफ़ी हौसला हो गया था। शाम को सजाता फ़ोन किए बगैर आ गई। वो रात के खाने तक मेरे पास रही। उसने मेरे साथ अपनी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थीं। नए शेड्यूल के मुताबिक मैं अगले बरस यानी कोई 7 महीनों बाद उससे शादी करने वाला था। यह शादी मैं कभी नहीं कर सकता था। मैंने सोच रखा था कि जब यह शादी का दिन करीब आएगा तो हार्ट अटैक का बहाना बनाकर शादी मजीद कुछ माह के लिए मुलतवी कर लूँगा। अगले रोज़ मैटनी शो पर मुझे कैलाश सिनेमा में पोशाली से मुलाकात करनी थी। कैलाश सिनेमा में कोई पुरानी अंग्रेज़ी फ़िल्म चल रही थी, जहाँ बिल्कुल रश नहीं था। शायद इसी मसलियत को सामने रखते हुए पोशाली ने मुझे इस सिनेमा में मिलने के लिए वक्त दिया था। दफ्तर से उस रोज़ मैं 1 घंटा पहले ही निकल आया और सीधा कैलाश सिनेमा की तरफ चल पड़ा।
यह सनमा दिल्ली के एक नई आबादी में वाक़ है और इसका शुमार शहर के खूबसूरत और जदीद सिनेमा घरों में होता है। फिल्म शुरू होने वाली थी। मैंने गैलरी का एक टिकट खरीदा और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ गैलरी में दाखिल हो गया। सिनेमा हॉल में बड़ा खुशगवार हल्का सा अंधेरा फैला हुआ था और धीमे सुरों में अंग्रेजी म्यूजिक बज रहा था। गैलरी में चंद एक लोग ही बैठे थे। मेरी आंखों ने पुशाली को फौरन देख लिया। वो गैलरी की दूसरी दीवार के साथ वाली सीट पर बैठी लिफाफे में से आलू के चिप्स निकाल निकाल कर खा रही थी। उसके आसपास कितनी ही सीटें खाली थी। मैं चुपके से उसके साथ वाली सीट पर जाकर बैठ गया। पोशाली ने मेरे बैठते ही लिफाफा मेरे आगे कर दिया। जिस रोज़ तुम कोलंबो से चले थे मुझे उसके अगले रोज़ ही कोलंबो से निकाल कर मद्रास और फिर दिल्ली पहुंचा दिया गया था। एक पुरस्कार आदमी जिसने फौजी वर्दी पहन रखी थी मेरी रहनुमाई कर रहा था। मैंने रात एक होटल में बसर किया और अगले रोज़ सीधी हार्डिंग लाइब्रेरी आ गई। यहाँ पहले से ही बात हो चुकी थी। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ नौकरी दिलवाने के लिए भारी रिश्वत दी गई थी। मेरा शनाख्ती कार्ड भी तैयार था जो इस वक्त भी मेरी जेब में है। यहाँ मुझे इसराइली लड़की मिस नौमी ज़हर किया गया है जो अपने माँ बाप के मरने के बाद ही फंसे दिल्ली आ गई थी और यहाँ ही रहना चाहती है। हार्डिंग लाइब्रेरी में किताबों को अलमारी में रखने और निकालने का काम करती हूँ। फिर पोशाली ने मुझे बताया कि कोलंबो वाले एजेंट ने उसे भी चाणक्य प्लान के बारे में वो सब कुछ बता दिया था जो उसने मुझे बताया था। पोशाली कह रही थी, क्या तुमने अजैब घर वाले तहखाने को पहले कभी देखा है? मैंने भी कुछ साल इस शहर में गुजारे हैं मगर लाल किले जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। मैंने सारी कहानी बयान कर दी कि इस वक्त मुझे अपने ऑफिस के सीक्रेट रिकॉर्ड रूम के ताले की चाबी बनवाने का मरला दरपेश है जो उसकी मदद के बगैर हल नहीं हो सकता। पोशाली ने चिप्स खाते हुए इर्द गिर्द के निशस्तों पर एक निगाह डाली और कहा, तुम मुझे सांचा दो, मैं उसी तरह की चाबी बनवा लूँगी। अंदरूनी शहर ऐसी दुकानें हैं जो कुछ रुपए लेकर हर किस्म के ताले की चाबी तैयार कर देते हैं। मैंने कहा, मैं कल तुम्हें इसी जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सांचा ला कर दूंगा। पोशाली ने कहा कि मैं लाइब्रेरी बिल्कुल ना हूँ। उसने अगली शाम मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास रिफ्रेशमेंट रूम में आने का वक्त दिया और बोली, आज से 10 बरस पहले मैंने अपने एक अंकल के साथ इस शहर दिल्ली में एक साल गुजारा था। वो यहाँ समरकंद से मजहबी किताबें बेचने का कारोबार करने आए थे। मैं इस शहर में काफ़ी घूमी फिरी हूँ।